नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की डेट है 26 अप्रैल 2025 और देख लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या है। देखो, दो हम इश्यूज डिस्कस करेंगे। एक तो रहेगा कि पाकिस्तान जो है वो शिमला एग्रीमेंट से विड्रॉ कर चुका है, उसने सस्पेंड कर दिया है इंडिया के कुछ एक्शंस के अगेंस्ट में। जानेंगे पूरे मुद्दे को, इसके क्या रेपरकशंस, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। साथ ही साथ शिमला एग्रीमेंट में क्या चीजें थी जो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी लिमिटेशन लगाती थी, समझेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे विमेन इन पार्लियामेंट, कि महिलाओं का किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन तो इंक्रीज करने की बात हो रही है, बट पॉइंट इज पार्टिसिपेशन कितना है उनका। तो ये दो आर्टिकल्स हैं, दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला आर्टिकल हम देख लेते हैं, पाकिस्तान सस्पेंड्स 1972 शिमला एग्रीमेंट। ये आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। सो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ये कह दिया कि हम 1972 के शिमला एग्रीमेंट से विड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने भी कुछ कड़क एक्शन लिया। आपको पता है पहलगाम में जिस तरीके की का कुकृत्य पाकिस्तान ने टेररिस्ट के थ्रू कराया है, उसमें इंडिया बिल्कुल आग बबूला है और एक्शन पे एक्शन बैक टू बैक लिए जा रहा है। जिसमें डिप्लोमेटिक हो या फिर ग्राउंड पे हो, हर तरीके से इंडियन गवर्नमेंट सीरियसली एक्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है। जिसमें आप इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ करना बोल दो, या फिर आप डिप्लोमेट्स को लेकर के जो डिसएंगेजमेंट को हमने एक्टिवेट किया है, या फिर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले वीजा लेकर के इंडिया में आए हुए हैं उन लोगों को जाने के लिए बोलने की बात कही हो, हर तरीके से इंडिया ने बिल्कुल आड़े हाथ लिया है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से रिटेलिएशन दिया है, अपना रिएक्शन दिया है कि 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसको भी हम नहीं मानते। पहली बात, ये एग्रीमेंट हुआ कब था? देखो, 1971 में जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए थे इंटरनली, आपको पता ही है कि वेस्ट पाकिस्तान उर्दू थोप रहा था ईस्ट पाकिस्तान पे, जो कि बंगाली कम्युनिटी के का एक कंट्री या फिर कहें कि एक टेरिटरी हुआ करती थी। तो ऐसे में उनके बीच में इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसके चलते ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग बांग्लादेशी वो इंडिया में आने लग गए। हमारे यहाँ पर इमिग्रेशन क्राइसिस आने लग गए थे, इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स आ गए थे, रिफ्यूजीज, बेसिकली इमिग्रेंट क्यों बोलेंगे उनको, रिफ्यूजी क्राइसिस आने लग गए थे। तो ऐसे में इंडिया ने इंटरवीन किया, क्योंकि इधर वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ इंडिया, और यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान और दोनों के बीच में इंडिया आ गया ना। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया को इंटरवीन करना ही पड़ा। नतीजा, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध शुरू हो गया, और फिर उसका कल्मिनेशन, उसका सेटलमेंट हुआ था इस 1972 शिमला एग्रीमेंट के तहत, जिसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वो आज हम डिटेल में यहाँ पे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट आर्टिकल के थ्रू डिस्कस करेंगे। साइन हुआ था 2 जुलाई 1972 को। क्यों हुआ था? कि दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित हो जाए, जो लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली। कारण आपको पता ही है कि ईस्ट पाकिस्तान जो था वो निकलना चाहता था, फ्री होना चाहता था। अल्टीमेटली हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया। वो बात अलग है कि बांग्लादेशी लोग अभी बहुत ज्यादा एहसान फरामोश हो चुके हैं, जिसके चलते आज एंटी इंडिया स्टैंड वो लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बट अगेन, यस, सच्चाई को कौन बदल सकता है? ठीक है। तो ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी के पाकिस्तानी आर्मी के कुकृत्यों को कवर करने के लिए हमेशा से पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो आगे आती है। अभी भी देखना आप क्या होगा कि आसिम मुनीर जिस तरीके से अभी लीड कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी को, तो वो टेररिज्म को प्रमोट करने में बिल्कुल भी कमी नहीं है। और जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई अच्छी खासी लेवल पे पहुंच जाएगी, तब शहबाज शरीफ का रोल आएगा, और वो फिर को प्रोजेक्ट करेगा कि जाओ आप जाकर के कोई पीस डील करके आओ, अदरवाइज हमारे लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी, है ना। तो ये चीजें अभी से नहीं है, ये पाकिस्तानी आर्मी शुरू से कर रही है कि काम तो करेंगे हम, बिहाइंड द कर्टेन तो रहेंगे हम, फ्रंट में हम रखेंगे हमारे पॉलिटिशियंस को, जो कि कठपुतलियां बैठती है जनरली। ऐसा ही 1971 वॉर के बाद में 72 में किया गया था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, जिस टाइम पर पाकिस्तान के प्राइम प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो को भेजा गया था इंडिया। और जुल्फिकार अली भुट्टो कौन है? इनकी बेटी, आप देख सकते हो, बिलावल भुट्टो की माँ थी। ठीक है। तो आप, क्या नाम था उसका, नाम भूल रहा हूं मैं। कौन सी भुट्टो थी? बिलावल भुट्टो की माँ इनकी बेनजीर भुट्टो, यस। तो जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो इनकी बेटी, और इनका बेटा बेनजीर भुट्टो का बेटा बिलावल भुट्टो, जो कि प्रीवियस शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर था। ठीक है। तो उसको लेकर के बहुत सारे मीम्स बने थे, वो एक अलग बात है। सो द पॉइंट इज कि हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, और इधर से पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ये आए, और उनके बीच में एग्रीमेंट था। ये दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के लिए बोला जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक था, कि भाई
युद्ध के बाद में आगे किस तरीके से दोनों कंट्रीज कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को आउटलाइन किया गया था, फाइनलाइज किया गया था। इसमें यह लिखा था कि दोनों सरकारें, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे इंडिया की हो, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे, कॉन्फ्रंटेशन को खत्म करते हुए आगे चलेंगे, फ्रेंडली रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए। इससे क्या होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शांति स्थापित होगी और प्रोग्रेस इंश्योर हो सकेगी, और पीपल वेलफेयर पे काम किया जाएगा, गरीबी हटाएंगे, वो सारी बातें जो डेकोरेटिव होती है वो हो गई। अब आप देखो इसमें क्या की एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हुए थे। नंबर वन, सबसे पहली चीज, यूनाइटेड नेशन का चार्टर ये कहता है कि दो देशों को अच्छे रिलेशन मेंटेन करके चलने चाहिए, तो उसको फुलफिल करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ। चलो, इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमने ये काम किया। दूसरा, जो कुछ भी डिफरेंसेस है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको पीसफुल मैनर में, मतलब टेबल पे बैठो, बातचीत करो, नेगोशिएट करो, सेटलमेंट्स करो, लड़ाई के अलावा जो भी तरीके हैं शांति से मुद्दों को सेटल करने के, उन पे काम किया जाए। इस तरीके की बात इस एग्रीमेंट में हुई थी। इसके अलावा कुछ ऐसे इश्यूज जो कि अनसेटल्ड है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो इंडिया की तरफ से ऑब्जेक्शन किए जाते हैं, और बहुत सारे पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करता रहता है कि भाई ये एक्स वाई जेड इश्यूज हैं जिनको लेकर के हम बिल्कुल भी सहज नहीं है, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको यूनिलैटरली, मतलब पाकिस्तान जिन चीजों को लेकर के ऑब्जेक्शन करता है उनको इंडिया कभी भी यूनिलैटरली चेंज नहीं करेगा, और इंडिया जिन चीजों को लेकर के ऑब्जेक्शन करता है उनको पाकिस्तान यूनिलैटरली कोई एक्शन नहीं लेगा। कोई भी एक्शन अगर होगा तो म्यूचुअली टेबल पे बैठ के ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस तरीके की बात की गई थी। फिर इसके अलावा रिकॉन्सिलिएशन, कहीं पर कोई डिस्प्यूट पुराने हुए हैं तो उनको सेटल किया जाए। नेबरलीनेस का जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई पड़ोसी पड़ोसी है, और बोल कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, बाकी सब बदले जा सकते हैं, तो ड्यूरेबल पीस को स्टैब्लिश करने के लिए दो पड़ोसियों को तो शांति से रहना पड़ेगा। एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेयर करना ना है, नहीं करना है। मतलब एक दूसरे की जमीन की इज्जत करो, जिसकी जितनी क्षमता है, जितनी जिसकी टेरिटरी है। एक दूसरा सॉवरेनिटी की, एक दूसरे के ऊपर खतरा ना बने। और तीसरा आप ये कि इंटरनल इश्यूज में आप कहीं पर भी कोई हमला ना करें। बट यहां पर मैं एक ब्रेक लूंगा। आप सोचिए, ये एग्रीमेंट कहां पर किसके ऊपर बाउंडेशन कर रहा था? ये एक्चुअल में पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया पे बाउंडेशन कर रहा था। ये पर्टिकुलर क्लॉज जिसमें ये बोला है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, नॉट नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। बिकॉज आज अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की इनकी बात करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ये एकदम क्लियर रखने की जरूरत है कि जब हम उसको इंटीग्रल पार्ट बोल रहे हैं, उसको पाकिस्तान दबा करके बैठा है, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान शांति से नहीं बैठा। कभी 26/11 कराता है, कभी पुलवामा, तो कभी उरी, कभी पठानकोट, तो कभी पहलगाम। ये चीजें बैक टू बैक कराई है ना। तो यहां पर सवाल ये है कि ये एक लिमिटेशन जो थी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करने की, इसके पीछे लॉजिक सिंपल था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको कोई भी ऑल्टर यूनिलैटरली नहीं करेगा। अब यहां पर पाकिस्तान ने क्या कर दिया, शिमला एग्रीमेंट को फाड़ करके साइड कर दिया, विड्रॉ कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान की एक तो ये सोच निकल के आती है कि जी हम जितनी भी कोशिश करें, जितनी हमारे हाथ लगे, जितनी जमीन इंडिया की उतनी कम है। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया का पाकिस्तान के अगर रिलेशन में देखें तो थोड़ा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होना एक अच्छा सिग्नल भी देता है कि पाकिस्तान अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के एक्शन लेने की कोशिश करेगा तो इंडिया भी फिर रिटेलिएट करेगा ओपनली, राइट। तो यहां पर ये जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वाला मामला है ना, यहां पर हो सकता है कि पाकिस्तान को अब मुंह की खानी पड़े, बाकी तो समय बताएगा। तो ये एक था कि प्रोविजन। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट जो भी चल रहे हैं, जो भी बेसिक इश्यूज हैं, उनको प्रॉपरली रिजॉल्व किया जाए शांति से बैठ करके। ये मोरलेस दोनों कंट्रीज के बीच में चल भी रही थी। सीज फायर भी फाइनलाइज हुआ था कारगिल वॉर के बाद में। सीज फायर साइन हुआ था कि भाई एलओसी के अक्रॉस फायरिंग नहीं होगी। बट आप देखते हो पाकिस्तान ने कल फायरिंग भी की है, और हमारी आर्मी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज जो निकल के आ रहा है वो मैंने आपको अच्छे से ऑलरेडी समझा दिया कि यूएन चार्टर कहता है शांति से रहो, और शिमला एग्रीमेंट के तहत ये प्रोविजन है कि भाई आप एक दूसरे की नेशनल यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इनको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तो चलिए ठीक है, अब पाकिस्तान ही विड्रॉ कर रहा है तो ये चीज अब इंडिया पे भी बाउंडेशन वाली नहीं रहेगी। तो ये चीजें क्या कहती हैं कि भाई पाकिस्तान अगर कदम उठा रहा है तो वो क्या सोच के उठा रहा है। ये कि भाई हमारे पास में भी बहुत कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स जिनसे हम विड्रॉ करके इंडिया को प्रेशराइज कर सकते हैं, पर शायद यहां पर कहते ना कि मैसेज तो दे दिया पाकिस्तान ने,
बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, राइट। आ जाइए शिमला एग्रीमेंट में की पॉइंट्स की बात करें तो एक बार रिकैप लें। पीसफुल बायलैटरल रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, कहीं पर भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जबकि आप खुद देखो, पाकिस्तान कभी भी ऐसा कहता हुआ मिला है कि हम इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक टेबल पे बैठ के कर लेंगे? नहीं, ये तो केवल एक कागज था, शिमला एग्रीमेंट। एक्चुअल में इसको क्या पाकिस्तान ने अबाइड बाय किया? आंसर इज नो। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से बोलता रहा है, कभी अमेरिका को बोलता है, कभी यूएन को बोलता है, कभी जो यूरोपियन कंट्रीज है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यूके, मतलब वहां की स्टैब्लिशमेंट मोर और लेस प्रो पाकिस्तानी रही है, एंटी इंडिया रही है। ये चीज आप हिस्ट्री उठा करके देख सकते हैं, राइट। सो द पॉइंट इज कि यहां पर थर्ड पार्टी मीडिएशन को बिल्कुल एक्सक्लूड किया था कि किसी भी मुद्दे पर बायलैटरल इश्यूज को सॉल्व, कोई भी डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो तीसरी पार्टी की एंट्री नहीं कराएंगे। पर पाकिस्तान हमेशा से तीसरी पार्टी की एंट्री चाहा है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान का इस एग्रीमेंट से बाहर निकलना ये इंडिया के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अब थर्ड पार्टी वाला जो मामला है उसको लेकर के नो डाउट पाकिस्तान अपनी तरफ से उछलेगा बहुत बार। बट जब आप इंटरनेट म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट्स को ही नहीं फॉलो करते हो, नहीं मानते हो, तो ऐसी परिस्थितियों में आप ये बताओ कि अब आपके ऊपर कौन विश्वास करेगा? रही सही में आज जो इंटरनेशनल साख है, आज रेपुटेशन इंडिया की, वो आज के 10 साल 15 साल या 20 साल पहले से फार बेटर है, अगर हम अच्छे से समझे इंटरनेशनल रिलेशंस को तो। ठीक है, तो कश्मीर इशू को लेकर के तो पाकिस्तान वैसे ही थर्ड पार्टी एंट्री हमेशा मांगता रहा है। बट द पॉइंट इज कि अब थर्ड पार्टी एंट्री को लेकर के जो शिमला एग्रीमेंट था कि नो एंट्री रहेगी, अब उसके लिए पाकिस्तान एक्सप्लॉइटेशन करेगा कि कोई ना कोई इसमें एंटरटेन करने के लिए हमारे तरफ से कोई बोले। बट द पॉइंट इज, क्या इंडिया यहां पर किसी को एंट्री देगा? इंडिया हमेशा से इस चीज के लिए ऑब्जेक्ट करता रहा है। ठीक है, 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर था उसको सीज फायर लाइन के बेसिस पे यूं करा हुआ था कि चलो ठीक है अब लड़ाई इधर फायरिंग नहीं होगी, जो फिर उसको यूं बोल दिया कि अब से इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलेंगे। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, जिसमें एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन हो गया, एक इंडिया वाला हमारा पार्ट हो गया, तो इनके बीच में कहीं पर भी यूनिलैटरली ऑल्टर करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। अब यहां पर पाकिस्तान फंस सकता है अगर इंडिया प्रोएक्टिवली काम करे तो। कैसे? कि एलओसी को डी फैक्टो डिक्लेयर कर दिया था शिमला एग्रीमेंट में। तो यहां पर इंडियन आर्मी को अगर ऑर्डर मिल जाए सोच समझ करके, तो यहां पर ऑल्टर करने की एक फ्रीडम दे दी गई है इंडियन आर्मी को भी। एग्जैक्टली ये फ्रीडम पाकिस्तानी आर्मी को भी मिल गई है उनकी तरफ से। बट द पॉइंट इज, हु इज मोर पावरफुल? ये सोचने वाली बात है। आप कमेंट करके बताइए बाकी अपनी राय। इसके अलावा टेरिटरीज रिटर्न करने का भी इसमें प्रोविजन था। अगर ध्यान हो तो ये 1971 वॉर था ना, इसमें पाकिस्तान ने सिंध वाले रीजन से, इधर आप देखोगे गुजरात वाले एरिया में अटैक किया था, राजस्थान वाले रीजन में भी अटैक किया था। ठीक है, तो उस टाइम पर इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान में सिंध वाले रीजन में इन्वेड करते हुए लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर कर लिया था। बट इंडिया ने अगेन वही कि हाँ जी हम तो साफ सुथरी इमेज वाले हैं, हम किसी की जमीन हड़पने में विश्वास नहीं रखते, एक गुड जेस्चर शो करते हुए हमने रिटर्न कर दी वो। और आज के टाइम पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो बहुत बड़ा ब्लंडर इंडिया ने किया था। वहां पर हमें पीओके के बदले में ये नेगोशिएशन करने चाहिए थे। बट अगेन वहां पर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट ने मिलकर के चाल खेली। आर्मी ने इंडिया के साथ दो दो हाथ की लड़ाई की और पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसमें मरहम लगाने की कोशिश की और ये बात गिड़गिड़ाने लग गए कि जी आप हमें ये जमीन लौटा दो, अदरवाइज मुझे मेरे देश में घुसते ही मुझे मार दिया जाएगा या मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस तरीके की बातें वहां पर निकली थी। बट द पॉइंट इज, इंडिया वहां पर मान गया, डेमोन्स्ट्रेटिंग गुडविल, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग गुडविल हमने रिटर्न कर दिया 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो जमीन था ऐसे कैसे पाकिस्तान को, बिना कोई कॉम्पनसेशन के। हाँ, ये जो चॉर्बट वैली है ना, चॉर्बट वैली यहां पर पड़ती है, देखो ये लद्दाख वाले रीजन में ही आ गई है। ठीक है, और मोर और लेस आपका ये एलओसी वाला रीजन है उसी एरिया में है। वहां पर तुर्तुक और चालुम का, ये दो रीजन, दो पॉइंट्स ऐसे थे स्ट्रेटेजिक पॉइंट, वो इंडिया ने अपने पास में रखे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा चलो ठीक अच्छी बात है। इसके अलावा बांग्लादेश को रिकॉग्निशन देने की बात भी इस एग्रीमेंट के तहत हुई कि हाँ भाई पाकिस्तान अब डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगा बांग्लादेश को। ये भी एक इंडिया की तरफ से बात थी। बट अभी की बात करें, जब से हमने आर्टिकल 370 को हटाया है अगस्त 2019 से,
तब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस मोर और लेस रुके हुए। इसमें हमारे बायलैटरल रिलेशंस है वो रुके हुए हैं। कश्मीर इशू को लेकर के वैसे ही पाकिस्तान यूएन में यहां पर अपनी बातें उठाता रहता है। तो शिमला एग्रीमेंट को तो वैसे ही ताक पे रखा हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, अगर हम नजर डालें। अब अगर देखें तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से विड्रॉ कर लिया है शिमला एग्रीमेंट से, तो अब और ज्यादा एफर्ट रहेंगे कि भाई थर्ड पार्टी को पाकिस्तान इन्वॉल्व करे। इंडिया तो कभी नहीं चाहता कि भाई थर्ड पार्टी, और ना इंडिया होने देगा। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्री करेंगे तब थर्ड पार्टी आएगी ना। और थर्ड पार्टी यूएन ने क्या किया? एक्चुअल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो बना है वो यूएन की वजह से ही तो हो गया। वहां पर जाकर के हमने वही अगेन गुडविल जेस्चर हमने शो करने की कोशिश की कि हाँ भाई, नया नया यूएन बना है तो हमारे मुद्दों को तो वही सॉल्व करेगा। नतीजा क्या हुआ? आज तक भी वो मुद्दा डिस्प्यूटेड है, नहीं प्रॉपरली सेटल्ड होने का जो प्रोसेस था वो होना चाहिए था। बहुत सारी कंडीशंस थी जिनमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों को माननी चाहिए थी। पर हुआ क्या? पाकिस्तान ने कभी एक भी इनिशिएटिव नहीं लिया। उल्टा पीओके के रीजन में जो काम हो रहा है वो किसी से छुपे हुए नहीं, कि वहां के लोगों को जो बेसिक रिक्वायर्ड एमिनिटीज होती हैं वो भी नहीं मिल रही हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा? यूएन और चाइना और ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इनको इन्वॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, जो कि मोरलेस शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान के सामने एक हर्डल के तौर पे आ रहा था, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट कह रहा था कि थर्ड पार्टी नॉट अलाउड। एलओसी की बात करें तो एक बार फिर से फ्लैश पॉइंट बन चुका है। लगातार सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इंडिया लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन कराने की पाकिस्तानी आर्मी की कोशिशें हर बार रहती है, और पहलगाम में भी जो कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं वहीं से आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने अपना एक्शन किया, जिसके बदले में अब वो कितना भुगतेंगे वो समय बताएगा। बाकी आपको आउटलाइंस ऑलरेडी पता पड़ चुकी हैं। अब इंडिया जो है उसने अभी हमारी तरफ से देखो कोई रिस्पॉन्स अभी इस बात को लेकर के गया नहीं है, बट यस, अभी फिलहाल तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा आने वाले हैं इस टाइम पर, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली। पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से एक ऐसी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर दी है कि देखो जी, दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज मिलकर के अगर लड़ाई करेंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ये एक्चुअल में इंडिया को डराने की बजाय वो ज्यादातर वर्ल्ड को डराने के लिए कि आप लोग इंटरवीन करो, अदरवाइज इंडिया हमें बहुत बुरा मारेगा। बट यहां पर पाकिस्तान को समझना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो बड़ा सोच समझ करके इंडिया है ना एंगेज कर रहा है हर एक कंट्री के साथ में। जो मेन की प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करें, उनके साथ एंगेज कर रहा है। उनके हाई कमिश्नर्स हो या जो डिप्लोमेट्स इंडिया में डिप्लॉयड है उनके साथ मीटिंग की है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान ने भी कॉपी पेस्ट कर दिया, वही मीटिंग की है, और उनके सामने एक ही पॉइंट रखने के बच सकता है कि जी न्यूक्लियर पावर से हम दोनों बचाओ। यूक्रेन तो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं था, इस वजह से रशिया ने इन्वेड कर दिया, पर इंडिया अगर कुछ करेगा तो हम वहां पर न्यूक्लियर वेपन तो यूज कर ही लेंगे। ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर के अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास में है नहीं वैसे। बाकी ये बात फैक्ट है कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरे वाली चीज है, और डायलॉग के लिए बहुत कम स्पेस अब बच रहा है इन दोनों कंट्रीज के बीच। समय बताएगा जो भी होगा, देखते हैं। आपका क्या मानना है इस पे? कमेंट जरूर बताना। अब आ जाते हैं दूसरे आर्टिकल पे कि विमेन जो है वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स में कितना पार्टिसिपेट करती हैं। ये विमेन के रोल से रिलेटेड आपका टॉपिक है जीएस पेपर 1 में, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। सो द पॉइंट इज कि जब 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसको हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोला, उसमें कोशिश ये थी कि हमारी जो भी इलेक्टेड बॉडीज है, पर्टिकुलरली पार्लियामेंट और असेंबली, क्योंकि लोकल बॉडीज में तो ऑलरेडी 73rd और 74th अमेंडमेंट के बेसिस पे प्रोविजन है। अब यहां पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में भी ये प्रोविजन किया गया कि 1/3 मेंबर विमेन होंगी। तो ऐसे में एमपी हो, एमएलए जो, वहां पर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो भी डिबेट्स होंगे हमारे देश की पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डिसीजन से रिलेटेड, कमिटीज होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उनमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो ये बहुत ही एनकरेजिंग काम था। पर हम जब एनालाइज करें तो अभी 18वीं लोकसभा चल रही है। हमें देखने की जरूरत है कि विमेन प्रेजेंस तो बढ़ी है बट पार्टिसिपेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब आप खुद सोचो कि क्या सीट ऑक्यूपाई करवाने के लिए ही विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, या उनका बोलने का मौका भी होना चाहिए, उन लोगों का से भी होना चाहिए। तो अगर हम चाहें तो पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है ना, बट वो हमारे यहाँ पर इतना एक्टिवली देखने को नहीं मिल रहा। कैसे? देखो, वफ बिल आया 2025 का, उसमें 14 घंटे तक डिबेट हुआ, 61 एमपीज ने पार्टिसिपेट किया, उनमें केवल 5 महिलाएं थी।
8% पार्टिसिपेशन, सिर्फ 8%। ठीक है, टाइम लेना, आप देखोगे कि मेल्स को फीमेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम दिया जाता है। तो यहां पर केवल महिलाओं को सीट केवल चेहरे दिखाने के लिए हम बोल रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। वुमेन एमपीज केवल 32 मिनट बोली है, 8 घंटे में सिर्फ 32 मिनट, 3.5% के लगभग टाइम है जी। जबकि रिप्रेजेंटेशन 14% है, कम से कम जितनी महिलाएं सीट ऑक्यूपाई कर रखी है उतना परसेंट तो बोलने का मौका दिया जाता। पैटर्न की बात करें पार्टी वाइज, तो बीजेपी की तरफ से 31 वुमेन एमपीज हैं, उन्होंने 145 मिनट का अगर टाइम मिला है तो बीजेपी के एमपीज को 145 मिनट बोलने का टाइम मिला। उनमें आप देखोगे महिलाओं को केवल 14 मिनट बोलने का मिला। कांग्रेस 14 वुमेन एमपी है, कांग्रेस को 92 मिनट्स बोलने का मौका मिला, पर महिला जो बोल पाई वो केवल 4.5 मिनट। अब आप सोचो क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, क्या पार्टिसिपेशन हो रहा है। ये शो करता है कि केवल दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाला केस हो रहा है यहां पर। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्पीकर्स की बात करें तो महिलाओं का वहां पर पार्टिसिपेशन या उनका एनरोलमेंट है वो बहुत कम है। एक लॉ आया, दैट इज बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, 3 दिसंबर की बात है, लोकसभा में डिस्कशन की। इस पर टोटल 5 घंटे डिबेट हुआ, बट एक भी महिला बोली तो वो सिर्फ एक थी, एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी से बिलोंग करने वाली सुप्रिया सुले, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब आप सोचो कितना कम, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है, बट बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। हाँ जी, इसके अलावा आ जाओ नेक्स्ट। स्टीरियोटाइप हमारे यहां पर साफ साफ देखने को मिल रहा है, मेल फीमेल डिवाइड, इस गैप की हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल एंगेजमेंट या फाइनेंशियल जो एक इंक्लूजन होना चाहिए जिसमें महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन हो, डिसीजन मेकिंग में भी और पॉलिसी मेकिंग में भी और एग्जीक्यूशन में भी। अब आप देखो कि जो रूलिंग पार्टी है वो ये कहती है कि हमारे यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, इतने लंबे समय तक कोई महिला इंडिपेंडेंटली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर रही नहीं है। बट द पॉइंट इज कि जब फाइनेंस बिल 2025 पर डिबेट हुआ रहा था, डिस्कशन हो रहा था, तो उस टाइम पर निर्मला सीतारमन जी की तरफ से कुछ नहीं बोला गया। बोला गया तो सुप्रिया सुले, इसके अलावा इकरा चौधरी, हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने कुछ भले ही अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, क्योंकि बजट फाइनली पारित होने के लिए कब क्लियर होता है, जब फाइनेंस बिल पे वोटिंग हो जाती है ना। इसके अलावा कलेक्टिवली देखें तो 1 घंटे का डिस्कशन रहा महिलाओं की तरफ से, जबकि टोटल डिस्कशन इस फाइनेंस बिल में 1 घंटे 8 घंटे और 43। मतलब ये डेटा क्या कह रहा है कि कितना कम बोलने का समय दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से रेलवे मिनिस्ट्री को जो डिमांड फॉर ग्रांट्स देने थे उस पर डिबेट की बात आई, अगेन वहां पर भी बहुत कम पार्टिसिपेशन आया। ठीक है, तो ये एक परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल बायस दिखाई पड़ रहा है, जहां पर पहली चीज तो फीमेल्स के लिए टाइम अलोकेट कम किया जा रहा है, और नंबर ऑफ फीमेल्स पहले ही कम है, और दूसरा टाइम अलोकेशन कम है जहां पर वो बोल भी बहुत कम पा रहे हैं। तो ऐसे में बोलो उनको बोलने का पूरा प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन की हम बात करें। देखो हमारे यहाँ पर जब भी सेशन स्टार्ट होता है दिन का, तो वो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है, और उसमें जो भी एमपीज होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं हाउस के, उनको पूरा अधिकार होता है कि भाई वो अपनी तरफ से क्वेश्चन उठा सकते हैं, रूलिंग पार्टी जो भी है, जो भी मिनिस्टर्स हैं उनसे रिलेटेड। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन आवर में जो 18वीं लोकसभा उसका 4th सेशन, ठीक है, ये बजट सेशन है, राइट। इसमें क्या होता है, 17.2% ही महिलाएं, यहां पर जितने क्वेश्चन पूछे गए उनमें से 17.2% ही क्वेश्चन थे, वो भी कौन से, स्टार्ड क्वेश्चन। देखो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो स्टार्ड, एक नॉन स्टार्ड। स्टार्ड का मतलब तो हो गया ओरल, आप क्वेश्चन पूछते हो मुंह जबानी, जवाब भी मिलता है मुंह जबानी। तो ऐसे में वहां पर आप मानो कि क्वेश्चन किया, आंसर मिला मंत्री जी से, अब दोबारा आप क्वेश्चन कर सकते हो, दैट मीन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इज अलाउड। वहीं पर नॉन स्टार्ड होते हैं जिनमें आपको क्वेश्चन दे दिया ना आपने, तो मंत्रालय की तरफ से जवाब आएगा लिखित में, और वहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होता है, राइट। तो ऐसे में स्टार्ड क्वेश्चन में केवल 17.2% क्वेश्चंस महिलाओं के द्वारा, महिला एमपीस के द्वारा पार्टिसिपेट, मतलब अपनी तरफ से रखे गए। ठीक है, इसके अलावा ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो कोलैबोरेशन में थे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मेल और फीमेल दोनों मिलकर के फिर अपना कंबाइंड क्वेश्चन तैयार करते हैं, वो ज्यादा थे। इंडिपेंडेंटली अगर महिलाओं ने कुछ क्वेश्चन किए थे तो वो केवल 7.5% थे। अब आप सोचो कि कितना वुमेन एम्पावरमेंट हम इफेक्टिवली कर पा रहे हैं। फिर आती है बात प्राइवेट मेंबर बिल की, कि भाई
जो भी मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, एमपी वो एमपीज जो मिनिस्टर हैं सरकार में, उनके अलावा जो नॉन मिनिस्टर एमपीज होते हैं वो सारे प्राइवेट मेंबर होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के मेंबर ही क्यों ना हो, पर वो मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। तो उनके द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। हमारे देश में 628 प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक इंट्रोड्यूस हुए हैं, समझ रहे हो? उनमें से 90% 572 बिल्स केवल मेल्स ने इंट्रोड्यूस किए हैं। महिलाओं ने खींच करके 56 बिल ही इंट्रोड्यूस किए हैं। कितना फिगर आ रहा है? 8.91%। फिर आ जाओ पार्लियामेंट्री कमिटीज में। जब कभी भी पार्लियामेंट में डिबेट होता है, कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉपर स्क्रूटनी कहां पर होती है? कमिटीज में। वहां पर महिलाएं लगभग लगभग एब्सेंट है अगर हम लीडरशिप की बात करें। 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं, केवल उन 24 में से सिर्फ 2 ही ऐसी हैं जो महिलाओं के द्वारा अभी लीड की जा रही हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर कंबाइंडली बैठ करके डिस्कशन किया करते हैं, वो कंप्लीटली मेल लीड कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को देखने वाली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको लीड कर रहे हैं पीपी चौधरी जी। इसके अलावा वक्फ एक्ट के ऊपर जो जेपीसी बनी, उसको जगदम्बिका पाल जो है वो लीड कर रहे थे, कोई महिला नहीं। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, इसको भी लीड कौन कर रहे हैं? संजय जायसवाल। इसके अलावा जन विश्वास, जो महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात आई थी, उसको भी लीड किया था चौधरी जी ने। तो कुल मिलाकर के आप उठा करके देख लो कि महिलाओं के इंटरेस्ट की बात भी आ रही है, तो उनसे रिलेटेड जो भी मुद्दे किसी कमिटी में गए हैं, तो वो कमिटी भी चेयर की जा रही है किसके द्वारा? मेल के द्वारा, पुरुषों के द्वारा। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रिवील की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, राइट? सारे के सारे एमपीज हैं, ऑल मेल एमपीज हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते मिलते हैं जब कभी भी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, महिलाएं पीछे रहती है। फिर आ जाओ आप फाइनेंस कमिटीज में, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। आज के टाइम पर इन तीनों में से किसी भी कमेटी को कोई वुमेन लीड नहीं कर रही है। हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम बात करें, सॉरी पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, उसको मीनाक्षी लेखी जी ने 3 साल के लिए लीड किया था, उसके अलावा ना पहले ना बाद में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पिछले 16 सालों में कोई भी सिंगल वुमेन एमपी ने चेयर नहीं किया है इन कमिटीज को। ठीक है, किसको? पैक को और एस्टिमेट कमेटी को। और वहीं पर केवल इन पिछले 16 सालों के अंदर पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है उसको लीड किया एक महिला ने, वो है मीनाक्षी लेखी जी। तो यहां पर एक बायसनेस साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो जो भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बॉडीज हैं, जो भी हमारे यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की इंस्टीट्यूशंस है, वहां पर महिलाएं प्रेजेंट हैं, बट उनका रोल बहुत कम है, पार्टिसिपेशन कम है, या फिर की रोल पे उनको पोजीशन ही नहीं किया जा रहा। ये बड़ी डीप कंसर्न वाली बात है। हमें महिलाओं को ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत है, तो उनको पार्टिसिपेशन में लाना होगा। केवल प्रेजेंट करने से काम नहीं चलेगा। की पार्लियामेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर देखी जाए, जैसे पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को भी यहाँ पे कोट करके बोल रहे हैं कि सेपरेट वॉशरूम्स तक नहीं थे वेमेन जर्नलिस्ट के लिए। इवन अभी फिर 2018 में डेडिकेटेड फीडिंग रूम्स हैं वो तैयार किए गए थे, उसके पहले क्रैच सिस्टम भी नहीं था। तो ये चीजें एक एक्सक्लूजनरी अपीयरेंस अप्रोच को शो करती हैं, राइट? इसके अलावा जेंडर्ड चैलेंजेस हमारे देश में अभी भी बने हुए हैं, जो ऑलरेडी हम इस आर्टिकल में बार बार रिपीटेडली देख रहे हैं। जरूरत है इंटेंशनल रिफॉर्म्स की, कि कागज नहीं, केवल पेपर पे नहीं, एग्जीक्यूशन होते हुए भी दिखना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए हमें इक्विटेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाना होगा महिलाओं के लिए, कि केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं, पार्टिसिपेशन पर भी हमें बढ़ावा देना चाहिए महिलाओं को, राइट? तो ये 2 आर्टिकल्स थे। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करता है। थैंक यू वेरी